नमस्कार दोस्तों। भारत के अंदर में बेरोजगारी और पेपर लीक के अलावा भी एक प्रकार की और परेशानी है जिसकी मैं आज बात करने जा रहा हूँ, जो है नशा और नशा के कारोबार। भारत के अंदर में नशा एक ऐसा परेशानी के रूप में आ गया है कि जिसमें आप ये देखिए कि 16 करोड़ से ज़्यादा लोग शराब के नशे में डूबे हुए हैं और 8.5 करोड़ से ज़्यादा लोग सूखा नशा यानी कि हेरोइन, ड्रग्स इनके और या गांजा इनके नशे में डूबे हुए हैं। और इसके आंकड़ा में अगर आपको बताऊं तो 10 साल से 65 साल के लोग इसके शिकार हैं और जो सबसे ज़्यादा जो शिकार हैं वो है 10 से 19 साल के बच्चे जो कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं। और इस नशा कारोबारियों का जो अगला टारगेट होता है और जो सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है वो होता है आपका ये स्कूल और कॉलेज और कोचिंग सेंटर के बाहर। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा अपने कारोबार को फैलाते हैं। और नशा एक किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति की पर्सनल जिम्मेदारी नहीं है, उसमें उसका पर्सनल नुकसान नहीं होता है, बल्कि इसमें एक परिवार खत्म होता है, एक माँ का बेटा खत्म होता है, इसमें एक बाप के बुढ़ापे का सहारा खत्म हो रहा है। इसमें सिर्फ परिवार का ही नुकसान नहीं हो रहा है बल्कि समाज का भी नुकसान है, क्योंकि इस नशे के कारोबार के चक्कर में जैसे ही नशे की लत लगती है तो उस समाज के अंदर में चोरी, स्नैचिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के काम और ड्रग्स के कारोबार या फिर आप अगर उसको बोले जो गैंग वार, मतलब एक गैंग वाइज ये लोग काम करते हैं। साथ ही साथ साइबर क्राइम, साथ ही साथ आप अगर देखें तो ये शराब माफिया बन जाते हैं, नशा के कारोबार में ये खुद भी लिप्त हो जाते हैं। और कई जगह आप ये देखेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग में यही लोग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो समाज को भी नुकसान है। नेक्स्ट, अगर इसमें अगर ध्यान से देखें तो परिवार और समाज जब बिखर जाता है, जब यहाँ खत्म होने लगते हैं, भारत की युवा जब इसमें फंस जाएंगे तो देश कैसे तरक्की करेगा। देश वैसे ही बेरोजगारी से, वैसे ही पेपर लीक से परेशान है और अब नशा के कारण भी परेशान है। ये आज की समस्या नहीं है। अगर आप आंकड़ा देखें तो 2019 तक का अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं सिर्फ, तो एनसीआरबी का डाटा यानी कि सरकारी डाटे के हिसाब से अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं, सिर्फ रिपोर्ट की बात करूं तो तकरीबन 60 से 65 हजार कंप्लेंट आते थे। जो कंप्लेंट आते थे, कितने तो ऐसे मामले जिसमें कंप्लेंट ही नहीं आ रहा है, जो कंप्लेंट आते थे 60 से 65 हजार, उन मामलों 60 से 65 हजार मामलों की जो संख्या है आज के टाइम में यानी कोरोना के बाद उस संख्या हो गई है 2 लाख प्लस। यानी आप सोचिए कि नशा का कारोबार पिछले 5 से 7 सालों में किस प्रकार बढ़ा है। आप अगर देखें कि बिहार में आज के टाइम में शराबबंदी है, तो क्या शराबबंदी है क्या बिहार में सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि सूखा नशा भी बिक रहा है। आप ये सोचिए कि क्या स्थिति है एक राज्य की कि सरकार को एक अध्यादेश लाकर एक कानून बनाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रहा है। तो इसमें मैं किसकी गलती मान रहा हूँ? ये मैं बिहार नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की बात करूँ, क्योंकि नशा के शिकार राज्यों में अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो महाराष्ट्र, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट, राजस्थान, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, केरला, तमिलनाडु, बेंगलोर, इन सबका सबसे ज्यादा नाम आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर पैसे का ट्रेल सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये सीमावर्ती देशों से, हमारे राज्यों से, हमारे पड़ोसी राज्यों से जुड़े हुए हैं। क्योंकि नशा सबसे ज्यादा जो आ रहे हैं उसके जो इंपोर्ट होते हैं वो ईरान से आ रहे हैं, वो अफगानिस्तान की तरफ से आ रहा है, वो म्यांमार की तरफ से आ रहा है। तो आप देखिए कि जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं वहां पर सबसे ज्यादा इस नशा का आयात हो रहा है, यानी भारत आ रहे हैं। हमारी एजेंसियां क्या कर रही है, हमारी पुलिसिंग क्या कर रही है? सिर्फ एक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट बना देने के बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जा रही है। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? सरकार क्या इस पर एनुअल बेसिस पर या क्वार्टरली बेसिस पर इस पर रिव्यू ले रही है कि या नहीं ले रही है? हम क्या कर रहे हैं? हमारी पुलिस एजेंसीज क्या कर रही है? हमारी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के लोग क्या करते हैं? छोटे लोगों को पकड़ते हैं, यानी कि जो नशा पेडलर्स होते हैं, जो कि सप्लायर होते हैं, उन्हें बस पकड़ लेते हैं।
जिनके पास थोड़ा सा समान मात्रा में पाया गया उन्हें पकड़ लेते हैं। बड़े क्वांटिटी में भी अगर मिल रहा है तो सिर्फ क्वांटिटी पकड़ में आ रहा है, लेकिन क्या वो किंग पिन पकड़ में आ रहा है कि जो असली इसके पीछे आदमी है? क्या वो फाइनेंसर पकड़ में आ रहा है जिसके कारण ये फाइनेंस हो रहा है, ये पूरा बिजनेस? क्या वो पॉलिटिशियन पकड़ में आ रहा है जिसके संरक्षण में ये सारा काम हो रहा है? क्यों? क्योंकि इन सब की ये सब एक सिर्फ नशे का कारोबार नहीं कर रहे हैं, बशर्ते एक देशद्रोही हैं, और इनके ऊपर तो आतंकवादी से भी ज्यादा का सजा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो युवा पीढ़ी है उसको खत्म कर रहे हैं। और इसका परिणाम क्या है कि देश के, सोचिए, जिस देश में 25 करोड़ लोग, 16 करोड़ के लोग तो शराब के नशे में डूबे हुए हैं, साथ ही साथ 8.5 करोड़ जो सूखे नशे में डूबे हुए हैं। अगर टोटल अगर हम कैलकुलेशन करें तो 25 करोड़ लोग नशे के शिकार हुए पड़े हैं। भारत के 140 करोड़ में अगर 25 प्लस करोड़ के लोग अगर नशे में डूबे हुए हैं तो सोचिए उस देश की स्थिति या भारत की स्थिति क्या होगी। ये एक सवाल तो है, हर परिवार का सवाल है, हर समाज का सवाल है। अगर समाज की मैं बात करूं तो जिस गली में, जिस इलाके में नशा बिक रहा है, हर गली वाले को पता होता है, हर पड़ोसी को पता है कि यहाँ नशे का कारोबार हो रहा है। क्या पुलिस को नहीं पता है? क्या नारकोटिक्स वाले को नहीं पता है? क्या वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? सरकार तो बस अपने एक्साइज ड्यूटी की इनकम के लिए परेशान है कि हमें तो यहां से रिवेन्यू आ रहा है, लेकिन सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि रिवेन्यू से ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंस इस बात पर होनी चाहिए कि क्या हमारा देश सही रास्ते पर जा रहा है। हम रिवेन्यू कमाने के चक्कर में अपने देश के नौजवानों के करियर को खत्म कर रहे हैं। उन जांच एजेंसियों से मेरा सवाल है कि आपकी कार्रवाई का लेवल क्या है कि आप के हाथ में वो किंग पिन, वो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला हवाला कारोबारी, वो फाइनेंसर और वो पॉलिटिकल आदमी नहीं पकड़ में आ रहा है। क्योंकि आपकी कार्रवाई का ही नतीजा है कि ये व्यापार दिन प्रतिदिन उन्नति करते जा रहा है। ये आज के टाइम में नशा एक कारोबार का रूप धारण कर लिया है। ये तो आप ये मानिए कि इसमें सरकार की बहुत बड़ी फेल्योर है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि एक माँ का बच्चा उससे दूर हो रहा है, एक बाप के बुढ़ापे का सहारा दूर हो रहा है, समाज से एक होनहार विद्यार्थी खत्म हो रहा है। तो आपको ये सोचना तो चाहिए, आपको इस पर एक्शन तो लेना चाहिए, क्योंकि सरकार सिर्फ बड़े बड़े वादे तो करना जानती है, लेकिन जहां काम करना चाहिए वहां आप कर नहीं रहे हैं। जहां हमारा भविष्य है वहां आप सोच नहीं रहे हैं। आपसे पेपर लीक तो रुक नहीं रहा है, जिम्मेदारी आप किसी की मान नहीं रहे हैं, बस आप अपने आप को डिफेंस करना पसंद कर रहे हैं। बेरोजगार सोचिए क्या करेगा, वो नशे की लत में नहीं जाएगा तो क्या करेगा। सरकार को हर एंगल से सोचना चाहिए। क्या हम रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाकर, क्या हम स्कूल में जाकर अवेयरनेस नहीं फैला सकते? क्या हम समाज में जाकर अवेयरनेस नहीं फैला सकते? फैलाना चाहिए। आपको इसको एक युद्ध स्तर पर इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन आप देखिएगा जब भारत देश के जितने भी युवा हैं अगर नशा के कारोबार में इस प्रकार से अगर डूब जाएंगे ना, तो ये भारत में क्राइम रेशियो भी बढ़ेगा और साथ ही साथ युवा अपने टैलेंट को खत्म कर देंगे और उसी दिन देश खत्म हो जाएगा। बोलते हैं ना, किसी देश को अगर खत्म करना हो तो उसके युवा के सोच और उसके कार्यशैली को खत्म कर दो, उसको नशे में डुबा दो, वो उस देश की तरक्की उसी समय रुक जाएगी। तो युवा को बचाइए, मेरा सरकार से अनुरोध है कि आप युवा को बचाइए और इस पर कड़े से कड़े कानून लाइए। कानून तो हालांकि है आपके पास, एनडीपीएस 1985 में एक लॉ लाया गया था जिसके अंतर्गत में अगर बड़ी मात्रा में नशा के पदार्थ पाए जाते हैं तो 10 से 20 साल तक की सजा, 2 से 3 लाख रुपए तक की पेनाल्टी है। इवन तो अगर छोटे लेवल पर है तो 1 से 2 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन इसी कमी का पूर्ण फायदा उठाकर, जो क्वांटिटी का फायदा उठाकर ये लोग बच जा रहे हैं। विटनेस का एब्सेंट होने के कारण ये बच जा रहे हैं। हमारा ट्रायल जो कोर्ट में चल रहा है उसमें डिले होने के कारण ये बच जा रहा है और इनका कारोबार चलता रहता है। हमारे पुलिसिया विभाग की कमियों के कारण ये बच जा रहे हैं, जिसके कारण इनका कारोबार चल रहा है। आप ये सोचिए कि अगर हमारा ट्रायल अगर 1 साल के अंदर में सजा देने लग जाए तो आप ये सोचिए कि इनकी कमर टूटेगी कि नहीं टूटेगी। तो हमारे
कोर्ट को भी, हमारी सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि इनकी 100% संपत्ति, नामी और बेनामी दोनों प्रकार की संपत्ति जब्त होनी चाहिए। साथ ही साथ इनके मनी ट्रेल को हम ईडी की तरह ट्रेल करना स्टार्ट करें। ये पैसा कहां से आया? अगर आप पैसे के पीछे पड़ेंगे तो ये सामान भी पकड़ लेंगे और साथ ही साथ उन लोगों को भी पकड़ेंगे जो फाइनेंस करते हैं और जो सपोर्ट करते हैं। तो मेरा अनुरोध है सरकार से, इसको बहुत ही सख्ती से लिया जाए। जो टीम है नारकोटिक्स, उसको सख्ती से इसके लिए अकाउंटेबल बनाया जाए। उसमें देश के सबसे अच्छे आईपीएस अधिकारियों को लगाया जाए, जिससे कि इस कारोबार की कमर तोड़ी जा सके और युवाओं को बचाया जा सके। साथ ही साथ अवेयरनेस प्रोग्राम को लागू कीजिए और मंथली बेसिस पर स्कूल के अंदर में तो अवेयरनेस प्रोग्राम, कॉलेज के अंदर तो अवेयरनेस प्रोग्राम होना ही चाहिए। साथ ही साथ लोकल जो पुलिस है, उनके पास इनपुट अगर आता है किसी भी माध्यम से, या उनके पास जो भी उनके सोर्सेज हैं, उनसे इस काम को लेकर इंक्वायरी करते रहें। और अगर पकड़ में आता है तो आप उन्हें छोड़े नहीं, बल्कि आप ये देखिए, ये देश के बच्चे नहीं, आपके बच्चे हैं। अगर इस एंगल से सोचिएगा तो आप देखिएगा आप एक बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन भी कर पाएंगे और देश के लिए कुछ काम भी कर पाएंगे, सिर्फ सैलरी लेने का काम नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं सरकार से लेके जांच अधिकारी तक और साथ ही साथ समाज और परिवार के लोग भी इसको बहुत ही सीरियस लेते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। नमस्कार दोस्तों।